बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। नाज़रीन, मुल्क के सियासी मंजरनामे में ख़त व किताबत को इस वक्त अहमियत मिली जब हमारे मुल्क के एक साबिक चीफ जस्टिस ने बतौर जज अपने इदारे के सरबराह के बाद एक खत लिखना शुरू किया। लेकिन हाल ही में दो और खतूत इस वक्त मुल्क की सियासत में मौज़ूए बहस बने हुए हैं। इनमें से पहला खत दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाले मुल्क के हुकूमती अरकान ने अपने सदर को लिखा। 100 रुकनी कांग्रेस कमेटी के 62 से जो जायद अरकान हैं, उन्होंने ये खत जो बाइडन को बानी तहरीक इंसाफ समेत पाकिस्तान में कैद तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए किरदार अदा करने के लिए लिखा। ये खत पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस को इस कदर नागवार गुजरा कि आज हमारी पार्लियामेंट के 160 अरकान ने एक जवाबी खत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिख दिया है, जिसमें कहा यह गया है कि अमरीकी नुमाइंदगान का खत हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। हुकूमती अरकान अपने हिसाब से खत के बदले खत को ईंट का जवाब पत्थर से देने के मुतरादिफ करार दे रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि कुछ अरसा पहले तक लातादाद हुकूमती बयानियों में से एक बयानिया यह था कि बानी तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान के दूसरे ममालिक से ताल्लुकात को बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन इस बयानिए के बरक्स हकीकत तो यह है कि कनाडा की पार्लियामेंट हो या फिर अमरीकी कांग्रेस, इसकी अरकान बरतानवी पार्लियामेंट या फिर दूसरी इंसानी हुकूक की तंजीमें, वो मुसलसल बानी PTI की रिहाई और मुल्क में खत्म होते इंसानी हुकूक पर आवाज बुलंद कर रही हैं। जबकि दूसरी जानिब हुकूमत इन खदशात को दूर करने या इन्हें सिफारती तौर पर कायल करने के बजाय ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश कर रही है। आज अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने बानी चेयरमैन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को पाकिस्तानी अदालतों का मामला करार देते हुए कहा कि एक बार फिर वाजे कर देते हैं कि बानी PTI की वजारत उज़्मा से बरतरफी में अमरीका का किरदार नहीं है। जबकि दूसरी जानिब मुल्क की सियासत में एक और हलचल बरकरार है। डील या ढील की खबरों के बीच बुशरा बीबी कल रात से लाहौर की मकीन बन चुकी हैं। जमान पाक के बाहर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की जा चुकी है। लग ऐसा रहा है कि जैसे पंजाब हुकूमत को कहीं ना कहीं इस बात का दराक है कि बुशरा बीबी की लाहौर में दोबारा एंट्री से जमान पाक एक बार फिर मरकज़े निकाह न बन जाए। डील की खबरों के बीच अली अमीन गंडापुर ने आज एक बार फिर हुकूमत को यह कहकर ललकार दिया है कि फैसला कुंचन का वक्त करीब है, हमें जंग के लिए मजबूर ना किया जाए। अब समझ यहां पर यह नहीं आ रहा कि दबे लफ्जों में बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा करने वाले की खबर देने वाले अली अमीन फिर से भड़के क्यों मार रहे हैं। आज के पब्लिक ओपिनियन में इन्हीं मौजूआत पर बात करेंगे और अपने पैनलिस्ट से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या करारदाद के बदले करारदाद और खत के बदले खत से मामलात बदलेंगे, और क्या कनाडा, अमेरिका, बरतानिया के हुकूमती अरकान का बानी PTI के लिए नरम गोशा हुकूमत पर प्रेशर बढ़ा रहा है। ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बुशरा बीबी की पेशावर से लाहौर आमद से जमान पाक फिर से सियासत का गढ़ बनने जा रहा है। इन तमाम टॉपिक्स पर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार आमिर खाकवानी साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से अनवर रज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और हामिद खान अनबरस्टकी साहब इस्लामाबाद की जीनत बन चुके हैं, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में लॉ एक्सपर्ट जहांगीर जदून साहब प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। आप सभी की इजाजत से हामिद खान अनबरस्टकी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आना चाहूंगी, क्योंकि ये जो सिचुएशन अभी हमें नजर आ रही है, खत के जवाब में खत लिखा जा रहा है। एक तरफ 62 अरकान कांग्रेस है तो दूसरी तरफ 160 पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस। मुझे बताइएगा किसका प्रेशर, क्या किसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ सकता है? ज़रियाब, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि 2 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में एक ब्रीफिंग दे रहे थे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, मैं वहीं पर था और हमने ही इसी खत के हवाले से सवाल उठाया। तो उसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि गवर्नमेंट का ये फैसला है कि जी जो हमारे जो अरकान पार्लियामेंट है वो जवाबी खत लिखें। तो 2 दिन पहले ये जो फैसला हुआ, इसके अंदर यही मकसद था कि शायद वो ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम ये किसी हालत में नहीं चाहते कि अमरीकी पार्लियामेंट के अरकान जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत या अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करें। लेकिन बदकिस्मती तो यह है कि इस हकीकत को कौन नहीं जानता कि अमेरिका ने हमेशा से पाकिस्तान की सियासत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की। कौन नहीं जानता है कि हमारे यहाँ कितने लीडर्स जो हैं वो अमेरिका की आशीर्वाद देने के लिए अमेरिका जाते रहे। कौन नहीं जानता है कि अमेरिकी कांग्रेस ने, चाहे वो वॉर ऑन टेरर का मामला हो, चाहे वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हों, कहाँ कहाँ कमेंट नहीं किया। ये देख, मैं इसको अच्छा इकदाम समझता हूं कि हमारी जो है कौमी असम्बली की जानिब से एक लेटर जाना वजीर आजम के थ्रू कि जी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे मामलात में जो है वो मुदाखलत ना की जाए।
लेकिन मैं तो सादी सी बात जानता हूं कि यहाँ पर ताकतों का मुकाबला होता है। यहाँ पर जो मामलात हैं उनके अंदर सबसे अहमियत ये रखते हैं कि खत लिखने वाला मुल्क कौन सा है, क्या वो हमारे उनसे ताल्लुकात और हमारे मुफादात कितने वाबस्ता हैं। IMF का मामला हो, वर्ल्ड बैंक का मामला हो, पाकिस्तान के बेशुमार मामला जो हैं वो हम भी जानते हैं कि हम किसी भी हालत में अमरीकी आशीर्वाद के बगैर बहुत सारे मामलात में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो वजन के एतबार से तो इनका आपस में कोई मवाजना नहीं है। एक अमरीकी 60 अरकान का लिखा हुआ खत और पाकिस्तान की चाहे सारी पार्लियामेंट भी लिखते, हकीकत तो ये है। लेकिन इखलाकी तौर पर मैं समझता हूं कि ये ठीक इकदाम है। हमें पाकिस्तान को सॉवरेन स्टेट के तौर पर ये पैगाम दे देना चाहिए कि आप हमारे जाती अंदरूनी मुल्की मामलात में मुदाखलत ना करें। लेकिन वहीं पर बदकिस्मती ये है कि हमारी अदलिया का नंबर जो है वो दुनिया में किस जगह पर चलिए आमिर साहब इस मामले पर आगे चलकर प्रोग्राम में बात करते हैं। जरा मैं स्पेसिफिकली इसके ऊपर जरा अभी बात गुफ्तगू करना चाह रही हूँ। खाखवानी साहब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरीके से भी हमने देखा ना कि अखलाकी तौर पर तो ये मुदाखलत नामुनासिब है, लेकिन अगर सियासी एतबार से देखा जाए तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके जो ओवरसीज क़यादत है वो यहाँ पर गोल कर गई है। देखिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन अमेरिकन या यूरोपियन यूनियन की हुकूमतें भी या वहाँ के पार्लियामेंट या अरकान ने कांग्रेस माजी में भी ऐसे करते रहे हैं और हर दौर में ऐसा होता है। मुझे याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में बाहर मुकीम थी, जलावतन थी वहाँ पे, और बाद में भी वो उनका यानी रोज़ाना की बुनियाद पे वो और मुख्तलिफ अरकान ने कांग्रेस को ख़त लिखती थी और एक तरह की लॉबिंग करती थी और उनको ये कहती थी कि आप ये इशू उठाएँ और ये बातें वहाँ से उठाई जाती रही हैं। तो ये जो इनका जवाब है ना, मुझे दो चीज़ें की समझ नहीं आ रही। एक तो ये है कि ये जो उन्होंने ख़त में जो बातें कही हैं कि भाई बानी PTI ने डिटेल दहशतगर्दी की और फलां किया, उससे तो आप एक तरह के उन्होंने उन इल्ज़ामात को जो ख़त जो अमरीकी कांग्रेसमैन के जो हैं उनको एक तरह के दुरुस्त साबित करार दे दिया। एक तरह यानी उन्होंने उनकी बात को ही एक तरह का कन्फर्म किया। इनको ये कहना चाहिए था इनके ख़त को कि ये पाकिस्तान का एक इंटरनल मामला है और पाकिस्तानी कोर्ट्स देख रही हैं और बानी PTI के खिलाफ कोई यानी हुकूमत यानी कोई गैर कानूनी काम या मावराए कानून या कोई ऐसा नहीं कर रही, ना इनके साथ सख्ती होगी, इनके साथ इंसाफ होगा। अगर पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट ये बात कहते कि बानी जो PTI हैं उनकी पार्टी उनकी जमात असम्बली में मौजूद है, उनके लोग भी मौजूद हैं, अदालतों में केसेस चल रहे हैं, उनके साथ इंसाफ होगा, तब इनका एक ना था जस्टिफाइड एक माकूल एक रवैया था बनता। अब ये तो इन्होंने उनको यानी बताने की कोशिश की अमरीकी कांग्रेस के लोगों को, जिस तरह उनको लगता है कि इतने भोले बादशाह हैं, किसी पेंट के लोग हैं, वो उनको ये नहीं पता कि भाई जो इल्ज़ामात हैं वो क्या हैं या जो बानी PTI इमरान खान है क्या। तो ये तो एक कमज़ोर सा मौक़िफ़ है एक लिहाज से। दूसरा ये है कि अमरीकी कांग्रेसमैन ने एक और अंदाज में इशू उठाया है, ये इन्होंने ये इन पे बात की कि इन्होंने उसका एक तरह का जवाब है, तो उस तरह से इसकी एक अलहदा से इंडिपेंडेंट एक गैर जानबदार हैसियत नहीं बनती। गैर जानबदार हैसियत नहीं है ना। आप यानी ये आप किसी पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अगला जवाब में जवाबी तौर पे आप कहें कि वो यानी उसका रिबटल कर रहा है, तो उसकी वो बात नहीं। इससे महाजराई फिर बढ़ भी सकती है। माजराई तो खैर क्या बढ़नी है, बस मेरे ख्याल में एक कमज़ोर सी एक बेसूद सी कोशिश है। उससे जो असल जो बात इनको कहनी चाहिए थी वो ये कहनी चाहिए थी कि पाकिस्तान में इंसाफ हो रहा है, अदालतें अपना काम कर रही हैं और इंसाफ होगा, और बानी PTI पे भी जो केसेस हैं वो केसेस में बरी हो इंसाफ होगा, वो इंसाफ। और लेकिन देखें ना हमारे यहाँ इतने डरते हैं कि वो इंसाफ की बात करते वो एक रस्मी बात भी नहीं करते अदल इंसाफ की। उनको खतरा रहता है कि वही अदल इंसाफ का मुतालबा हमसे ना कर लिया जाए। अमल तो सामने आया, लेकिन जिस अंदाज में आना चाहिए था वो तरीक़ाकार या फिर वो मतन उस करारदार का उस तरीके से इसको वो यूटिलाइज नहीं कर पाया अपने बयानिए को। अनवर रज़ा साहब मुझे ये बताइएगा कि ओवरसीज़ के एतबार से अगर देखा जाए तो हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े भरपूर अंदाज में कैंपेन रन करती आई है, तो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के मामले पर चाहे इमरान खान साहब हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वर्कर्स जो कि जेलों में मुक़य्यद हैं, आपको लग रहा है कि इंटरनेशनली अपना जो बयानिया है उसको बढ़ाने में, बनाने में और उसको कामयाब करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो रही है? ज़रिया बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि जो आपने ख़त की आज बात की, जो 160 अरकान ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, देखिए ये पाकिस्तान ने अपनी कमज़ोर खारजा पॉलिसी और अपने कमज़ोर जो ताल्लुकात हैं उसकी निशानदेही की है। देखिए वैसे तो अगर आपने ख़त लिखना था तो फिर आपके दफ्तर खारजा को सफारती अदाब के मुताबिक एक भरपूर किस्म का लेटर लिखना चाहिए था
अमेरिका को और बताना चाहिए था कि आप हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। ये तो उन्होंने अपनी कमजोरी शो की है। अच्छा। यकीन जानिए इससे बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा आपने जो सवाल किया मैं उस पर आता हूँ, चूंकि मैं हाल ही में हम बाहर थे, मैं और हामिद भाई भी, आप यकीन जानिए मैंने पाकिस्तान के मुल्क से बाहर मुख्तलिफ ममालिक में ये देखा है, जितना ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का केस प्लीड किया और लड़ा है, इस तरह शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने भी लड़ा। आप देखिए ना भाई, वो अपोजिशन में है, रियासती और सरकारी मशीनरी का शिकार है, इसके बावजूद अगर उन्होंने अमेरिकी सेनेटर्स को 60 के करीब को इन्फ्लुएंस किया है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ओवरसीज के जो लोग हैं, ये उनकी फतह है, उनकी कामयाबी है। आपके पास सरकारी वसाइल है, आप रियासती मशीनरी हैं, आप हुकूमत में हैं, आपके पास दफ्तर खारजा है। क्या आप इतने कमजोर हैं, नातमा हैं कि आपने आपके दफ्तर खारजा एक स्ट्रॉन्ग किस्म का लेटर नहीं लिख सका? लेकिन चूंकि आप ऐसा कर नहीं सकते थे, आपको पता है कि आपने जब किसी से पैसे लेने हैं तो फिर आप किसी को आंखें नहीं दिखा सकते। आपने IMF की तरफ जाना है, आप अपनी माशी सूरत को, सिक्योरिटी की सूरत को बेहतर करेंगे, या आप अमेरिका को एक लेटर लिखेंगे जिससे आपकी सॉवरेनिटी का पता चलेगा? आप ऐसा नहीं कर सकते थे। आपने ये सिर्फ जवाब एक खत लिख दिया है अपने ऊपर, शायद रस्मी कार्रवाई पूरी करने के लिए हमने एक खत लिखा है। इस खत की न तो मेरे नजदीक कोई हैसियत है और ना ही इसका कोई फायदा होगा, बल्कि इससे हुकूमत ने अपनी कमजोरी और पार्लियामेंट ने अपनी जो बेतौकीरी है वो की है। सही, कहाँ कनाडा अमेरिकी कांग्रेस जैसी मजबूत जमहूरी रियासत और कहाँ पाकिस्तान इस किस्म का रद्द अमल दे रहा है। जहांगीर जदून साहब, बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, आपकी तरफ मैं गुफ्तगू का एंगल किसी और अंदाज में लेकर आना चाहूंगी। बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का कहा गया था अपने खतूत में, अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से हो या फिर कनाडा के पार्लियामेंट की तरफ से हो, लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें, आज उमर अयूब साहब ने यह कहा कि जेल इंतजाम है, जो कि डियाला जेल की हुकाम है, उन्होंने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए बयान हल्फी का मुझसे मुतालबा किया गया। सर, एक तरफ तो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, दूसरी तरफ बयान हल्फी का मुतालबा, कानूनी जवाब समझ नहीं आ रहा। आप बता सकते हैं कि कानूनी एतबार से ये क्या ये मुनासिब है और क्या ऐसा होता रहा है माजी में? बहुत शुक्रिया। देखें, जो फंडामेंटल राइट है पाकिस्तान में, तो दुनिया के अंदर तो जो एनिमल्स हैं उनकी भी राइट है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो इंसानों को इंसान समझा नहीं जाता। आप PTI को छोड़ दें, आप बाकी कैदियों को देखें, या ओवरऑल पाकिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन है वो बड़ी वर्स है। आप देखें ना, ये तो आप PTI को कहें इनके फंडामेंटल राइट नहीं है, तो वो सिर्फ एक पार्टी तो नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ अवाम है, जेल के अंदर कितने कैदी हैं, ये इनके अंदर इंक्लूड है। इनके साथ अगर ज्यादती हो रही है तो ये अपने दौरे हुकूमत में भी ज्यादतियां करते रहे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है ना, वो ह्यूमन राइट्स की परवाह नहीं करती कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। ह्यूमन राइट्स के अगर टच स्टोन पे आपने देखें, जो आइन और कानून के मुताबिक फंडामेंटल राइट, तो आपके भी राइट, हर दुनिया के शख्स के। आज क्या मीडिया को आज़ादी है पाकिस्तान के अंदर? उनके फंडामेंटल राइट नहीं है मीडिया के अंदर कि मीडिया अपना जो है फ्रीली एक्सप्रेस कर सके। यहाँ पे तो एंकर एक बात करता है, कोई बंदा तो दूसरे टीवी से उठा के बाहर फेंकते हैं। वो किसके प्रेशर पे फेंकते हैं? यहाँ पे तो आप किसी पार्टी के नहीं कह सकते। ओवरऑल ही ह्यूमन राइट्स की जो सूरत हाल है वो बहुत ख़राब है पाकिस्तान के अंदर, और इसके बड़े दूरदराज नतीजे आए हुए। ये अभी गवर्नमेंट जो है या जो अदारे चला रहे हैं हुकूमत को, वो ये नहीं समझ रहे कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं। उनके नज़दीक कोई ह्यूमन राइट्स की वैल्यू नहीं है। जदून साहब, स्पेसिफिकली जरा बयान हल्फी के हवाले से अपना नुक्ता पेश कीजिएगा कानूनी एतबार से। देखें, जो भी चीज़ अगर लॉ और रूल के मुताबिक नहीं है वो हो ही नहीं सकती। तो बयान हल्फी तो क्या दूसरे कैदियों से भी लेते हैं उनको मुलाकात करने के लिए, आप बयान हल्फी दें? ये तो मतलब ऐसी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे हैं जिसकी कानून इजाजत नहीं देता कि आप बयान हल्फी दें जी, आप बात नहीं करेंगे, आप बयान हल्फी दें जी, वहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे। इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। आप एक कानून बनाए यूनिफॉर्म सब के लिए, अगर सब कैदियों के लिए, मुलाकातियों के लिए बयान हल्फी है तो ये भी दे। तो इस मुल्क के अंदर तो माइट इज राइट है, जिसके पास ताकत है उसी कानून है। इसमें बुनियादी हकूक तो क्या है, इसमें तो कोई हमारे अपने हकूक बुनियादी नहीं है, तो बाकी जो ठीक है। चले, कानूनी नुक्ता आपका आ गया। मजीद जरा बुशरा बीबी के हवाले से मैं कुछ और भी बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि आप हकवानी साहब लाहौर में मौजूद है, बाकी हमारे मेंबर्स तो कोई इस्लामाबाद में, कोई कहीं और में मौजूद है। मुझे ये बताइएगा, गुज़िश्ता शब आई हैं वो, और अब कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर हो सकता है, ये मुमकिन तौर पर, अब मुकम्मल नहीं, कि ज़बान पार्क सियासत का गढ़ बन सकता है। सर, ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब, शेख वकास अकरम साहब, वो तो इस बात की तरदीद करें कि वो घरेलू खातून हैं, वो सियासत के मामलात में नहीं पड़ेंगी। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि सियासत का गढ़ बनेगा। बुशरा बीबी
अपने तौर पे, यानी इमरान खान साहब अगर हों तब तो ज़हर एक गढ़ है ही, मरकज़ है ही। मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई को या उसमें या तहरीक इंसाफ में बुशरा बीबी को कोई लीडिंग रोल दिया जा रहा है, और ना इमरान खान इसको पसंद करेंगे और ना तहरीक इंसाफ को सूट करता है। तहरीक इंसाफ की जिस तरह बुनियत है और उसकी एक अलग शनाख्त है, या जिस पे वो सारा जिस स्लोगन पे लेके चलते हैं कि मौरूसियत नहीं है और ये सारे, वो उसकी ये नफ़ी करती है इस बात को। तो उनको चाहिए ये, और बुशरा बीबी खुद भी चाहिए कि थोड़ा लो प्रोफाइल रखें। या अगर कोई रोल है मौजूद है, आपको नहीं लगता कि कोई एक मजबूत जवाब होनी चाहिए, मतलब मजबूत पर्सनालिटी होनी चाहिए? देखिए इसी बात का जवाब बनाते हुए ही मौरूसियत हमेशा नाफिज की गई है। अच्छा। बेगम नुसरत भुट्टो ने जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को संभाला, उस वक्त पीपल्स पार्टी में बहुत सीनियर तरीन लोग सारे मौजूद थे, उस वक्त भी यही कहा गया, और फिर बाद में बेगम कलसूम नवाज का भी, या नवाज शरीफ साहब की फैमिली का भी, या और भी कहीं पे भी, सब हर जगहों पे ये मौरूसियत ऐसे ही खानदान आती है। बेगम नसीम वली खान ने वली खान साहब की जेल में जाने के बाद क़यादत संभाली, और आज तक वो वली खानदान से निकल नहीं पा रही एएनपी की पूरी पॉलिटिक्स। हत्ता कि नालायक भी लोग आ गए हैं अब जिस तरह उनकी क़यादत में जो लोग हैं, लेकिन फिर भी वही चल रहे हैं। तो ये मौरूसियत नहीं होनी चाहिए, इसे कुछ जवाब होना चाहिए ना। बुशरा बीबी कौन सी पॉलिटिशियंस हैं? क्या उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है? कोई भी नहीं है। कभी उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, कोई पॉलिटिकल सरगर्मी नहीं की, पॉलिटिकल उनको उस तरह की समझ नहीं है चीज़ों की। तो मेरा ख्याल है बुशरा बीबी के लिए भी यही बेहतर है, पीटीआई के लिए भी यही बेहतर है कि ज़मा पार के इमरान खान की अदम मौजूदगी में सियासी गढ़ ना बने। और यही सूट उनको भी करेगा बुशरा बीबी को, वरना वो मजीद जाकर किसी और केस में फंस जाएंगी। अनवर रज़ा साहब, मुझे जरा हमें साहब खबर ले लेने दीजिए, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। अनवर रज़ा साहब, मुझे ये बताइएगा, आज बुशरा बीबी के वकला की अदम मौजूदगी के बायस हमने देखा कि केस की तफ्तीशी अफसर पर जरा नहीं हो सकी। अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत कल तक के लिए मौखर कर दी, लेकिन साथ रिमार्क्स ये भी दिए कि अगर ऐसा रवैया रहा तो जमानत मनसूख भी हो सकती है। वकला कर क्या रहे हैं, पेश क्यों नहीं हो रहे? देखिए दरियाब, एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स जो हैं उसके तहत ये सारा कुछ हो रहा है। आप जरा इसको समझिए कि बुशरा बीबी जब एक खैबर पख्तूनख्वा से अब वो लाहौर आ चुकी है पंजाब में, और आपको पता है यहाँ पर मरियम का बड़ा सख्त स्टांस भी रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिक। और दूसरी बात यहाँ पर जो आपने की, देखिए अपने हस्बैंड के लिए बेगम कलसूम नवाज की, मुझे याद अच्छी तरह जब मुशर्रफ ने कू किया था तो उन्होंने एक तहरीक चलाई और हम उनके साथ रहा करते थे, किस तरह उन्होंने एक काम किया। तो क्या जब माजी में इस तरह हुआ है तो वो बुशरा बीबी अपने हस्बैंड के लिए क्यों बाहर नहीं निकल सकती? मैंने आपको कल कहा था, अगर आपको याद हो, कि सलमान अकरम राजा बैक निशिस्त पर होंगे, फ्रंट फुट पर बुशरा बीबी होंगे, वो सारे मामलात को डील करेंगे। वो देख ले आप कर रही हैं, और आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो केसेस है, जिस तरह आपने 190 मिलियन पाउंड की बात की, ये आहिस्ता आहिस्ता, मतलब मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ था कि बीबी बुशरा के जो वकला है वो इस तरह किसी केस में पेश ना हो? ऐसा मुमकिन ही नहीं था। लिहाजा अब आने वाले दिनों में आपको तब्दीली नजर आएगी। और दूसरी बात, मैंने पहले ही कहा था कि बुशरा बीबी इसलिए भी लीड करेंगी कि एक तो वो इमरान खान की रिहाई के लिए बातचीत अब डायरेक्ट वो करेंगी। अली अमीन गंडापुरा, हाँ जी, अली अमीन गंडापुरा बैक पर आ चुके हैं, अब फ्रंट फुट पर होंगे जो बुशरा बीबी होंगे। जिससे भी बात करनी है वो बुशरा बीबी से की जाएगी, और ये बात बिल्कुल इमरान खान, बुशरा बीबी और फैसला साजों के दरमियान रहेगी। क्योंकि अली अमीन गंडापुर से मुतालिक आप देखिए कि वो जब बाहर आते हैं वो बिल्कुल ऐसी गुफ्तगू करते हैं जिससे शायबा होता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के बिल्कुल साथ है। तो लिहाजा इस वक्त मौजूदा सिचुएशन में एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सूट नहीं करता कि आप अपनी गुफ्तगू से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा तासुर दें कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ अलाइन है। उससे पार्टी के अंदर जो लोग हैं उनमें बड़ी रिजाइनमेंट पाई जाती है। ठीक है हामिद साहब, आप किस तरीके से सिचुएशन को एनालाइज करेंगे? क्योंकि खाकवानी साहब का तज्जिया बिल्कुल मुख्तलिफ था, उन्होंने कहा कि नहीं वो ऐसा नहीं करेंगे, ना उन्हें सूट करता है, जबकि अनवर रज़ा साहब ये कह रहे हैं कि नहीं वो करेंगे और फ्रंट फुट से लीड करेंगी। और फिर एक और पॉइंट ले लीजिए कि अली अमीन गंडापुर साहब ने भी आज बहुत सी भड़के मारी हैं। एक तरफ तो वो ये कहते रहे हैं कि बुशरा बीबी का बाहर आना उनकी मरहूने मिन्नत है, तो फिर आज ये गरज बरस के किसको कन्वे कर रहे थे? जरिया, मैं अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से एक कमेंट करूंगा और फिर आपको कुछ बड़ी खबर भी दूंगा। अच्छा। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से सिर्फ मैं ये कहूंगा कि उनका बहरहाल जो अंदाज सियासत है ना, अंदाज सियासत किसी भी अंदाज में पीटीआई के लिए फायदेमंद नहीं है, ना तो पीटीआई के कारकुनान के लिए। अच्छा। जिस तरह वो उनको डी चौक का कहने का कहकर और एकदम गायब हो गए, या ना ही इस तरह के जिस तरह के वो बयानात देते हैं और उसके बाद फिर मीडिया के ऊपर एक पीटीआई के खिलाफ एक पूरा बयानिया बना दिया जाता है, चाहे वो खवातीन के खिलाफ नामुनासिब अल्फाज की बात हो या कोई भी बात हो। सो अली अमीन गंडापुर की जो सियासत है उसके अंदर मैं नहीं समझता कि पीटीआई को कोई बहुत फायदा हो रहा है, और बतौर वजीर आला वो उससे जितना भी फायदा उठा सकते हैं या अपने आप को या पीटीआई के लिए कर सकते हैं, उनको वहां तक रहना चाहिए। इस तरह मेरा तो मशवरा भी ये है। दूसरी बात आपको बता दूं कि पिछले 3 दिनों में मैंने शहर इक़्तिदार में ये महसूस किया है कि बहरहाल हुकूमती ऐवानों में एक हलचल है। हुकूमती ऐवानों में कुछ दबे अल्फाज में वज़रा
اور حکومتی اراکین میں نام نہیں لوں گا اپنی بے چینی کا اظہار کر رہے ہیں. ان کو ایسے لگ رہا ہے کہ شاید کہیں کوئی معاملات طے نہ ہو جائیں یا معاملات نہ بن جائیں. اور جس طرح انور رضا نے بھی کہا کہ جو بشرا بی بی کا لاہور میں آ کر بیٹھنا ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہوتے ہوئے, اس کو بہرحال آپ انڈیکیٹر کے طور پہ تو لیں. اور اب ایک اور بات آپ کو بتا دوں, آپ دونوں میرے جو صاحبان ہیں انہوں نے کہا, میں اس کو ایک اور طریقے سے دیکھتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پی ٹی آئی کوئی بھی ایسی لیڈرشپ دے دے جو ایسا محسوس ہو کہ عمران خان صاحب کا یا بانی تحریک کا انصاف کا ریپلیسمنٹ ہوگا. یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. اور جو ان کی رہائی کی تحریک ہے, اس کو رہائی کی تحریک کے طور پر تو کوئی چلا سکتا ہے, لیکن اس کو بانی پی ٹی آئی کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ اگر بنایا گیا تو وہ تو پھر سارا ان کا جو ہے حکومت کو اس کا فائدہ ہو جائے گا. ایک ضرور چیز کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو, اور وہ یہ ہے کہ جس طرح کی گروپنگ ہو جاتی ہے, چاہے وہ شیر افضل مروت کے حوالے سے ہو, مروت کے حوالے سے ہو, یا گنڈا پور صاحب کے حوالے سے ہو, عمر ایوب کے حوالے سے, اس گروپنگ کو ختم کرنے کے لیے بہرحال بشرا بی بی ایک قائدانہ کردار ادا کر سکتی ہیں. اور اتنے جو انور رضا کی تھوڑی سی بات میں اختلاف کروں گا, جو اتنے عرصے میں انہوں نے سیاست کر لی ہے, اتنے عرصے میں انہوں نے تھوڑا بہت ایکسپیرینس حاصل کر لی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اتنے سے وہ اب اس پوزیشن میں آ گئی ہیں کہ پارٹی کی لیڈرشپ ان کی بات ضرور سنے گی, اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے میرا خیال ہے کہ ان کا کردار بڑا کلیدی ہوگا. ٹھیک ہے, چلیں مجھے کوئی بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد جب میں آؤں گا صاحب سے میرے کچھ سوال ہیں, کچھ ٹیکنیکل کویسچنز ہیں, اسپیشلی 27ویں ترمیم کے حوالے سے بھی ہوں گے کہ اگر وہ ترمیم کی صورت میں نہیں آتے تو جس طریقے سے حکومتی بیان سامنے آ رہے ہیں کہ وہ کچھ ایکٹ کی صورت میں پاس ہو سکتے ہیں, اور پھر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل اور اراکین کی نامزدگی کا جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے حکومت کی طرف سے, یہ کس حد تک پی ٹی آئی کو بینیفٹ دے سکتا ہے, اس پر گفتگو ہوگی بریک کے بعد. اسٹے ٹیونڈ, پبلک اوپینین. ویلکم بیک ونس اگین. ناظرین, جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے حوالے سے اپوزیشن اور حکومت کی طرف سے نام جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں, جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب جلد ہی آئینی بینچز کا جو قیام ہے وہ ان قریب ہے. لیکن پلڑا کس کا بھاری ہوگا؟ حکومت کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو وہاں پر جھکاؤ زیادہ نظر آ رہا ہے. ان کا فیوریٹ جو ہے پرسن, اگر میں کہوں کہ جسٹس امین الدین کو وہ بڑا فیوریٹ قرار دیتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہے. لیکن جہانگیر جدون صاحب, کیا لگتا ہے آپ کو جس طریقے سے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا انتخاب ہوا من پسند شخصیت کے حوالے سے, وہ الگ ہے کہ وہ کنٹروورشل نہیں ہیں, لیکن اب اسی طریقے سے آئینی بینچز کا بھی جب قیام عمل میں لایا جائے گا, who will be the favorite one? دیکھیں, یہ تو گورنمنٹ تو ہمیشہ وہی چاہتی ہے یہ ایسے جج ہوں جو ان کی اگر فیور نہ بھی کریں تو ان کی مخالفت نہ کریں. تو ایسا ممکن نہیں ہوتا. جج کا کام ہوتا ہے ڈیسیژن دینا, چاہے وہ گورنمنٹ کے خلاف ہو یا اس کے اگینسٹ ہو. اگر قانون اور آئین کے مطابق کوئی فیصلہ گورنمنٹ کے خلاف بنتا ہے تو ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. اگر آئین اور قانون کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں بنتا تو وہ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ تو نہیں یہ تیرا جج یہ میرا جج, اس طرح جوڈیشری پہ جو ڈیوائڈ پیدا کی گئی پچھلے 4-5 سالوں میں, یہ اس کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوئی ہے. ابھی دیکھیں آگے یہ قاضی فائزہ کے ریٹائرمنٹ سے پہلے کیا حالات تھے کہ 6 ججز نے ریفرنس میں شرکت نہیں کی, پھر ایک دوسرے کو اتنے سخت قسم کے خط لکھے ہیں. وہ بطور ادارہ اس پہ بڑے اٹیک کیے گئے ہیں, لیکن ابھی جسٹس یہ آفریدی کے آنے سے ہم کہتے ہیں کہ وہ سروائیو کر گیا اور اس کی اسٹرینتھ جو ہے بڑھے گی, کیونکہ انہوں نے فوراً فل کورٹ میٹنگ بٹھا لی. جب جو چیف جسٹس بھی اگر فل کورٹ میٹنگ نہیں بٹھا سکتا سپریم کورٹ کے, سے مطلب ہے وہ سپریم کورٹ کو یونائٹ نہیں رکھ سکتا. کسی وقت بھی اگر وہ چاہے کہ وہ فل کورٹ بٹھائے اور نہیں بٹھاتا یا اٹھا نہیں سکتا, اس کا مطلب ہے وہ کانفیڈنس جو ہے سپریم کورٹ کی کھو چکا ہے. اور سپریم کورٹ کی جو کانفیڈنس ہوتی ہے وہ پبلک کانفیڈنس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ پبلک جو ہے وہ اگر ججز پہ یا سپریم کورٹ پہ کانفیڈنس ریپوز کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے سپریم کورٹ ٹھیک کام کر رہی ہے. تو سپریم کورٹ میں تو دیکھیں اگر من مانے یا اس طرح کہیں گے یہ میرا جج آئے گا, تو گورنمنٹ نے کی تو جو کمیشن کی صورت ہے. مجھے یہ بتائیے گا, کہا جا رہا ہے کہ کل جمعے کے روز ایک بل پیش کیا جائے گا جس میں ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو منظوری بھی مل جائے. اگر ایسا ہو جاتا ہے آئینی بینچز کے قیام سے پہلے ہی اور جوڈیشل کمیشن کے قیام سے پہلے بھی, تو پھر اس وقت ترتیب کیا ہوگی, یا پھر سپریم کورٹ کی اپنی سپریم پالیٹکس کیا ہوگی, کن ججز کو آئینی بینچ میں بھیجا جائے گا؟ نہیں, سپریم کورٹ کی تو کوئی پالیٹکس نہیں ہوتی, لیکن اصول یہی ہے کہ اگر ایک آئینی بینچ آپ نے بنانا ہے تو اس میں ایک ایسا سینئر ترین جج ہو جو آئین اور قانون کو سمجھتا ہو, جو آئین کی انٹرپریٹیشن کرتا ہو. یہ ایسا جج نہ آپ بٹھا دیں کہ جو سول اور کریمنل کام کرتا کرتا سپریم کورٹ میں آ گیا اور اس کو آئین کی جو ہے ABC کا نہ پتا ہو. جنرلی تو سب کو پتا ہوتا ہے, لیکن آئین کی انٹرپریٹیشن جو ہے آسان کام نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے یا کوئی اسٹریٹیجوٹ جو ہے یا کوئی وائریز آف دا ایکٹ چیلنج ہوتی ہے, تو پھر آپ نے اگر کوئی اس پہ اپنی جورسپروڈنس ڈیولپ کرنی ہے
तो उस कैलिबर का जज और होना चाहिए जो इसका मेंटल या इंटेलेक्ट लेवल ऐसा हो जो जुरिस्प्रूडेंस डेवलप कर सकता हो। आपका तजुर्बा सर, आपका तजुर्बा क्या कहता है जस्टिस अमीनुद्दीन के साथ मजीद और कौन से जजेस आईनी बेंचेस का हिस्सा हो सकते हैं? मेरे ख्याल में तो जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए सूटेबल जज नहीं है। अच्छा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में आपने बनाना है तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं या चीफ जस्टिस खुद उसके हेड हो या फिर मुनीब अख्तर हो, और या सबसे ज़्यादा तो बेस्ट ये है कि सैयद मंसूर अली शाह हो। अगर उनको चीफ जस्टिस भी नहीं बनाया तो फिर वो सर ये बातें तो आप अखलाकी जवाज के हवाले से कर रहे हैं ना, और सीनियरिटी के हवाले से बात करें। मैं तो यहाँ पर हुकूमत की प्राइम पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर रही थी। अखलाकी तो नहीं, मैं सीनियरिटी की बात से सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज तो यही हैं, जी हैं मंसूर शाह और मुनीब अख्तर। इसके अलावा अब देखिए अपने आईनी बेंच बनाना है जिसने आइन का सबसे बड़ा, और सुप्रीम कोर्ट की सारी पावर जो है वो कंसंट्रेट करके अपने आईनी बेंच को दे दी है। 186 की पावर आईनी बेंच इस्तेमाल करेगा, 184(3) की पावर और 184(3) की पावर सारी जितनी है, 185 की भी अपीलेट जुरिसडिक्शन भी आपको आइन के तरह उसके दे दी है, और जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है वो भी आईनी बेंच की। तो सुप्रीम कोर्ट की जो पावर थी वो तो आपने दे दी आईनी बेंच को। तो आईनी बेंच जो है वो किसी भी तरह सुप्रीम कोर्ट से नीचे नहीं होना चाहिए, या कोई ऐसा शासन हो जो हर वक्त जो है उनका आपस में चीफ जस्टिस का। अच्छा, एक कानूनी नुक्ता मुझे बता दीजिए ताकि मैं मजीद गुफ्तगू को आगे लेके ड्राइव करूं। जहांगीर साहब, ये क्योंकि आईनी बेंच अब सुप्रीम कोर्ट के मातहत होगा, तो अगर आईनी बेंच का कोई भी फैसला देता है तो जो तरमीम मंजूर हुई है, क्या उसमें कहीं पर ये हवाला मौजूद है, या फिर क्या रवायत होगी कि अगर आईनी बेंच को फैसला देता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता हो दूसरे फरीक की तरफ से? ये इख्तियार है या नहीं? यही तो हम कहते हैं इस तरमीम के अंदर बहुत ज्यादा लेक्यूनेज हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत है। इसको डिबेट नहीं किया गया। लेट्स से आईनी बेंच का एक ही बंदा है, आपके कोई प्रिज्यूम कर ले एक जज है, उसको अगर चीफ जस्टिस जो है वो कोर्टे ट्रांसफर कर देते हैं किसी दूसरी बेंच में, तो फिर आईनी बेंच खत्म हो जाएगा। ठीक है जहांगीर साहब, पॉइंट आपका आ गया। बेंच को चीफ जस्टिस कराची बेंच के साथ अटैच कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तो चीफ जस्टिस के पास है, तो फिर आईनी बेंच जो है वो क्या नॉन फंक्शन हो जाएगा, डिसफंक्शनल हो जाएगा। इसके अंदर बहुत ज्यादा लिक्यून है। या आईनी बेंच 5 मेंबर बेंच जो है एक डिसीजन देता है तो उसकी अपील की तो परवाही नहीं है, आईसी कहाँ पे होगी? सही। चले ठीक है जदून साहब, पॉइंट आपका आगे, जरा खबर मुझे लेनी है आगे। तो नहीं लगती ये आईनी बेंच वगैरह जो है कोई काम कर सके या सुप्रीम कोर्ट इस तरह से रन कर सके जिस तरह उन्होंने आईनी तरमीम में लेके। ठीक। अच्छा हामिद साहब, आपको पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए, फिर मुझे जरा अनवर साहब की तरफ भी बढ़ना है। अच्छा, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि अभी जदून साहब ने जो बात कही, अदलिया में जो तकसीम है वो आज की नहीं है। अदलिया में तकसीम भी बदकिस्मती से पाकिस्तान में तो वो सजाद अली शाह साहब के वक्त में भी नज़र आई, हमें इफ्तिखार चौधरी साहब PCO जजिस के वक्त भी नज़र आई, और बहुत सारे मामलात में नज़र आई। बदकिस्मती ये है कि अदलिया कभी भी अपना उस अंदाज में किरदार अदा नहीं कर सकी जिसकी एक महज़ब मुआशरों में तवक्को की जाती है। बदकिस्मती है, बहुत जगहों पर स्टैंड भी लिया, लेकिन ये रहा। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि बिल्कुल जिस अंदाज में ये 26वीं तरमीम की गई है, इसमें इतने सारे सवालात हैं कि मैं खुद समझता हूं कि बहुत सारे जो कानूनी माहिर हैं वो तो इसको एक गैर इन प्रैक्टिकल, यानी जो जिसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अमल नहीं हो सकता, वो एक ऐसी तरमीम के तौर पर देख रहे हैं। और अगर मंसूर अली शाह को ही इन्होंने बनाना होता आईनी बेंच का चीफ जज सरबरा, तो फिर तो ये इनको इतनी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं थी। लाजमी बात है हुकूमत अपना कोई फेवरेट जज बनाएगी, और मुझे ये कहते हुए अफसोस होता है कि हमारे यहाँ ये बात की जाती है कि फेवरेट जज होता है, जज का काम सिर्फ इंसाफ होता है, उसका फेवरेट होना या उसका ये तासुर होना कि ये किसी का फेवरेट है, ये बड़ी बदकिस्मती। चले मैं जरा खबर ले लूं, फिर तजिया भी लेती हूँ। अनवर रज़ा साहब, मुझे ये बताइए, ये तारिक फजल चौधरी साहब भी आज कह रहे थे कि 27वीं तरमीम नहीं बल्कि कुछ एक्ट्स आ रहे हैं, तो सर ये जो जिस तरीके से बड़ी उजलत में 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है, उसी को दोबारा से मनूवर करने के लिए या बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे एक्ट्स लाए जाएंगे, या ये एक्ट्स जो हैं वो कुछ और तरमीम पर जो है इन्हिसार रखते हैं, कुछ असर रसूख रखते हैं? ज़रिया, मेरा नहीं ख्याल कि कुछ और कर सकेंगे। उसकी वजह यह है कि 26वीं आईनी तरमीम में जितने इबहाम पाए जाते हैं आपने उनको पहले दुरुस्त करना है, ये उनको दुरुस्त करने के लिए किया गया है। 26वीं आईनी तरमीम में आपको याद होगा मैंने पहले बताया था जब लेजिस्लेशन ये का मरहला था, तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि ये जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। अब देखिए, अब जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से सुबह पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली के इजलास में बिल पेश किया जाएगा, उसको मंजूर करवाया जाएगा। जब बिल मंजूर होगा तो फिर आप नए जजेस को इंडक्ट करेंगे, फिर आपने ये मरहला मुकम्मल करने के बाद आपने ये तय करना है कि हमने उन जजेस को इंडक्ट करना है कि जो कम से कम गवर्नमेंट के फेवर में हो। देखिए, अनफॉर्चुनेटली ऐसा है, आप इसे कहें या ना कहें, ये तकसीम मौजूद थी, शायद अब भी है। देखिए, वरना तो आप देखिए, मैंने आपको कहा था कि मुनीब अख्तर साहब को जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह को जो बेंच में शामिल किया प्रोसीजर कमेटी में, इसलिए किया गया कि मक्खन से बाल की तरह निकालकर अमीनुद्दीन साहब को इसलिए अलग कर दिया गया कि शायद हम इम्कान की बात करते हैं कि उन्हें
आईनी सरबराह बना दिया जाए बेंच का। देखिए ना, फिर आईनी सरबराह का जब बेंच बनाया जाएगा उसमें किन लोगों को, किन जजेस को लाया जाएगा। मैंने उस दिन भी कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है, ताकत है, उसको आईनी बेंच के ताबे कर दिया गया, कम कर दिया गया। अब आप कत्ल के केसेस सुनिए, जो 30 बरस के केसेस है, सुप्रीम कोर्ट उसको देखे। सुप्रीम कोर्ट जो पेंडिंग केसेस है 60,000, उनको कैसे एक्सपीडाइट करना है उनको देखे। तो ये सारी चीजें हैं। ये देखिए, ये इतना आसान काम नहीं, ये ऐसी वजह नहीं है। इसी वजह से मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो अब अपने तहफुजात का इजहार कर रहे हैं कि उन्हें पता था और पता है कि अब 27वीं आईनी तरमीम अगर लाई जाएगी तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इसी वजह से वो बोल भी रहे हैं और अपने दुख का इजहार भी कर रहे हैं। मिर्जा साहब को पॉइंट आ गया। अच्छा, हम ब्रेक में जो बात कर रहे थे आप और मैं, खकवानी साहब, के एक तरफ अटॉर्नी जनरल भी हैं, लॉ मिनिस्टर भी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी भी हैं, इरफान सिद्दीकी साहब भी है, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर भी, तो दूसरी तरफ शिबली फराज और उसके अलावा उमर अयूब। दाल गलेगी कुछ? नहीं, ज़ाहिर बात है, दो ये लोग हैं अपोजिशन के, और ज़्यादा से ज़्यादा जो 5 जजेज होंगे उनमें से 1 या 2 शायद मुमकिन है किसी बात पे इनको सपोर्ट कर दे, तो ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। इसमें यानी एक 2/3 मेजॉरिटी है। हुकूमत इतनी ही पैनिक, वो इतनी डरी हुई है, कहीं पे भी रिस्क नहीं लिया गया। सिंपल मेजॉरिटी नहीं, हर जगह उन्होंने उसको यकीनी बनाया। पार्लियामानी कमेटी में भी यकीनी बनाया कि 2/3 मेजॉरिटी हो, यहाँ पे भी 2/3 मेजॉरिटी की बात है। अभी ये बात आपने एक्ट की है, मैंने ये भी सुना है कि एक्ट में कहीं ये फिर कोड एंड प्रोसीजर एक्ट में, उसमें भी ये जो कमेटी है इसमें तब्दीली की भी तजवीज़ है। और तजवीज़ ये भी है कि जो आईनी अदालत का जो आईनी बेंच का जो सरबराह होगा उसको मेंबर बनाया जाए, तीसरा मेंबर। अब उनको तकलीफ और परेशानी ये हो रही है कि जस्टिस मुनीब अख्तर को शामिल कर लिया चीफ जस्टिस ने, तो वो जब पिछले चीफ जस्टिस के लिए ये सहूलत दी गई थी कि अपनी मर्जी के किसी जज को शामिल करें, अब शायद वो इसको कहा जा रहा है उसमें भी तब्दीली लाई जाए, यानी अजीब मलगूबा सा बना हुआ है। और ये जहांगीर जदून साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये बड़े संगीन और सीरियस मसाइल है कि वहाँ पे जो उसका फैसला होगा उसकी अपील कौन, कहाँ जजेज होंगे। और अभी तो ये भी है ना कि चारों सूबों की नुमाइंदगी का ये वो मेरे ख्याल है जो 23 जजेस बनाने के बाद ये मसला होगा। और एक बात फैक्टर और भी है, अमीनुद्दीन खान साहब का मेरे ख्याल है बहुत लंबा अरसा भी नहीं है, शायद चंद माह उनके रिटायरमेंट के हैं, तो ये भी होगा ना कि भाई आखिर अल्टीमेटली अभी फॉर द टाइम मतलब मुझे तो ये लग रहा है खकवानी साहब रिटायरमेंट की एज भी तो है ना क्लियर, तरमीम ना गले की हड्डी बन गई है हुकूमत के लिए, अब ना निकली जाएगी ना उगली जाएगी। अच्छा, एक अहम मामला उस पे मैं हामिद साहब आपका स्पेसिफिकली तज्जिया लेना चाहती हूँ। सर, आज जो तर्जुमान दफ्तर खारजा की तरफ से बयान आया, चीनी सफीर का बयान हैरान कुन, दोनों ममालिक के सिफारती रवायात की खासी नहीं करता। चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात को आप कहाँ जाता देख रहे हैं? पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कोई समत नजर आ रही है आपको? मेरे पास लास्ट 2.5 मिनट से प्लीज कंक्लूड। ज़रियाब, मैं ये समझता हूँ कि बदकिस्मती से हुकूमत अपने अंदरूनी मामलात और तरमीम लाने और ये गठजोड़ में इतनी लगी हुई है कि इसको समझ ही नहीं आ रही है कि खारजा महाज पर इनको कितनी कमज़ोरी और सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। एक जानिब से इन्होंने SCO करवा कर इतनी कामयाबी के शादियाने बजाए, तो वहीं पर ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान को मेंबरशिप नहीं मिली, चाइना ने उस अंदाज में हमायत नहीं की, इंडिया ने मुखालफत की और पाकिस्तान को उसकी मेंबरशिप से नहीं दी गई। पाकिस्तान के लिए बड़ा नाजुक वक्त है चाइना के साथ दोस्ती को मजबूत करने का। चाइनीज अखबार में एक आर्टिकल भी छप चुका है, बहुत सारे मामलात है जिसको वजारत खारजा को और खुद हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और तमाम मुक्तदरा हलकों को इंतहाई अहमियत देनी होगी। पाकिस्तान की जो बुनियादी है, इसमें बैकबोन है CPEC और सारे मामलात, चाइना के साथ किसी भी हालत में ताल्लुकात को किसी अंदाज में भी रिस्क पर नहीं डालना चाहिए और उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहिए। ठीक है खकवानी साहब, ये वो मुल्क है कि जिसके दिल में पाकिस्तान के लिए हमेशा से नरम गोशा रहा है। पाकिस्तान का चीन को नाराज करना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है? अमेरिका तो चले, हम लोग अक्सर आए दिन बात करते रहते हैं। नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन खतरनाक बात और परेशान कुन बात ये है कि चीनी भी ऐसा नहीं करते। चाइनीज उनका ये स्टाइल ही नहीं है कि अभी किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में, यानी पाकिस्तान जैसे दोस्त मुल्क में दखल दें और सफीर एक एलानिया मतलब एक पब्लिक एक तरह की स्पीच करे, तो वो भी उनके भी कंसर्न्स हैं, चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से सुलझाने की जरूरत है। ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि हुकूमत को इन मामला से तवज्जो हटा के जो लोकल पॉलिटिकल इशूज़ हैं, इन नेशनल बड़े बड़े मामलात हैं, उन पर फोकस करने की ज़रूरत है। आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी है चीनी सफ़ीर को एक स्पीच का मतलब करके? अब फॉरेन ऑफिस की इससे भी हैरत के इजहार से तो नहीं मामला टलेगा ना। अब वो अगर इतने कंसर्न्स इतने बड़े हैं कि उसका इजहार किया गया, तो उसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना चाहिए। जहांगीर जदून साहब, आप इसके ऊपर क्या कमेंट करेंगे? मेरे पास लास्ट 2 मिनट्स है। देखिए, चाइना और पाकिस्तान के जो रिलेशन है बड़े दरीना है
ان ریلیشن کا ہمیشہ خیال کیا جائے کہ جو ڈپلومیٹک نارمز ہیں ان کو یہ اڈاپٹ کرنا ٹھیک چاہیے ہے۔ بجائے اس کے کہ ادھر سے بیان بازی ادھر سے ہو، تو اس کو ذرا سنجیدگی سے لے کے اس کی ریزالو کی طرف جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے انور رضا صاحب، میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتی، کنکلوڈ آپ کر دیجئے، میں پھر اجازت لوں گی۔ زریاب دیکھیے، میں سیکیورٹی کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کو جانتا ہوں۔ پہلے تو اسحاق ڈار صاحب کو اس طرح کا سٹیٹمنٹ دینا نہیں چاہیے تھا، پھر اگر دے دیا تو آپ نے دیکھنا اس کو کنٹراڈکٹ کیا اور اس کی آ کے نفی کی ایمبیسڈر نے، چینی ایمبیسڈر نے۔ اس کے بعد پھر ہمارے دفتر خارجہ کو اس طرح کا سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہیے تھا۔ دیکھیے یہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، بڑے سینسٹیو ایشو ہیں، ان کو بیٹھ کر حل کرنے کی ضرورت تھی، نہ کہ اس طرح پبلکلی اس طرح بات کریں۔ اس سے پاکستان کا جو سیکیورٹی کا ایشوز ہے نا وہ خراب ہوں گے۔ دیکھیے یہ بڑی بات ہے کہ آپ کی سیکیورٹی کی سچویشن میں بھی جو چائنیز عوام ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور چائنا کا آپ ٹھیک، شکریہ آپ کا انور صاحب، سبھی مہمانوں کو اپنا وقت دینے کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔